नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश। ये सीरीज खास तौर पर आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए बनाई गई है और ये है इसका पार्ट 1 जिसमें हम सीखेंगे पहले 10 सबसे जरूरी नाउन रूल्स। क्या आपको इंग्लिश ग्रामर से डर लगता है या एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस में हमेशा कंफ्यूजन रहता है? तो अब टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इन 10 नाउन रूल्स को अच्छे से समझने के बाद नाउन से जुड़ी आपकी सारी कॉमन मिस्टेक्स एकदम खत्म हो जाएंगी। तो क्लास शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के रोड मैप पर। देखिए, हम इन 4 सेक्शंस में पूरा टॉपिक कवर करेंगे। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर नाउन फाउंडेशन के लिए पहले 5 रूल्स, उसके बाद नाउन मास्टरी के अगले 5 रूल्स और सबसे एंड में एक सुपर फास्ट रिवीजन। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके, तो लेट्स डाइव राइट इन। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये रूल्स मैंने ऐसे ही कहीं से नहीं उठाए हैं। इन्हें पिछले कई सालों के एसएससी क्वेश्चन पेपर्स को बहुत केयरफुली एनालाइज करके निकाला गया है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर एक रूल आपके लिए एक कंफर्म नंबर है, तो पूरा फोकस यहां रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले 5 रूल्स से। मैंने इस सेक्शन को नाम दिया है नाउन फाउंडेशन, क्योंकि ये रूल्स आपके नाउन के कॉन्सेप्ट्स की नींव को, उसके बेस को एकदम सॉलिड, एकदम पक्का बना देंगे। लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1 बहुत सिंपल है, पर अक्सर इस छोटी सी गलती की वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। रूल कहता है, जब भी आप किसी नाउन को डिफाइन कर रहे हो या उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो कॉमा नहीं बल्कि कोलन का यूज करना है। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड पर जो कॉमन एरर है उसमें थर्सडे के बाद कॉमा लगा हुआ है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि आगे की जो पूरी लाइन है, द मोस्ट स्पिरिचुअल डे, ये कर क्या रही है? ये थर्सडे को ही तो डिस्क्राइब कर रही है ना, उसकी एक तरह से डेफिनेशन दे रही है। इसलिए करेक्ट यूजेज में हम थर्सडे के बाद एक कोलन लगाएंगे। सो द मेन टेकअवे इज, ये रोल सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए गोल्ड माइन है। एग्जामिनर क्या करेगा? वो आपको ऑप्शंस में बस कॉमा, कोलन और सेमीकोलन को इधर उधर करके कंफ्यूज करेगा। तो इस छोटी सी पंक्चुएशन डिटेल पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। इस रूल पर एक स्टार मार्क कर लीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल ये है कि जब कोई नाउन एक प्रीपोजिशन के आगे और पीछे दोनों जगह रिपीट होता है, तो वो नाउन हमेशा अपनी सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा, प्लूरल कभी नहीं। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एरर वाला सेंटेंस है किंगडम्स आफ्टर किंगडम्स। यहां पर आफ्टर एक प्रीपोजिशन है और उसके आगे पीछे किंगडम नाउन रिपीट हो रहा है। तो हमारे रूल के हिसाब से किंगडम्स गलत है। करेक्ट फॉर्म होगी किंगडम आफ्टर किंगडम। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस कीजिए, इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है वो भी सिंगुलर है, वॉज, वर नहीं। और दोस्तों, यही है एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप। ये एक डबल चेक वाला रूल है। स्पॉट द एरर के क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको 2 तरह से फंसा सकता है। या तो वो नाउन को प्लूरल कर देगा जैसे किंगडम्स, या फिर वर्ब को प्लूरल कर देगा जैसे वर। आपको दोनों चीजें चेक करनी है, नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 3। ये इंग्लिश ग्रामर की सबसे कॉमन मिस्टेक्स में से एक है, जो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स भी कर जाते हैं। रूल बहुत सिंपल है। वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा, आई रिपीट, हमेशा प्लूरल ही होगा। इसके पीछे का लॉजिक समझो, रट्टा नहीं मारना है। जब आप कहते हो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक। तो वो जो बहुत सारे दोस्त हैं, वो ग्रुप तो प्लूरल ही होगा ना। एक दोस्त में से एक दोस्त कैसे चूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए फ्रेंड्स आएगा, फ्रेंड नहीं। इट्स दैट सिंपल। चलिए अब एक हल्का फुल्का लेकिन बहुत जरूरी रूल देखते हैं। हम लोग अपनी डेली लाइफ में कजन ब्रदर या कजन सिस्टर बहुत बोलते हैं, बट आई हैव टू टेल यू, इंग्लिश ग्रामर में ये एक ब्लंडर है। इसे सुपरफ्लुअस एरर कहते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना। देखिए, कजन वर्ड का मतलब ही है चचेरा, ममेरा, फुफेरा भाई या बहन। तो अलग से ब्रदर या सिस्टर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपको जेंडर स्पेसिफाई करना है तो आप कह सकते हैं ही इज माई कजन या शी इज माई कजन, पर कजन ब्रदर बिल्कुल नहीं। सो द करेक्ट वे इज जस्ट आई लव माई कजन्स। ये वाला रूल थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे बहुत ध्यान से समझना। जब एक होल नंबर जैसे कि 2, 3, 4 और एक फ्रैक्शन जैसे हाफ या क्वार्टर एक साथ आते हैं, तो रूल कहता है कि जो नाउन होगा वो हमेशा उस होल नंबर के ठीक बाद आएगा। हमारी आदत है ना, हम हिंदी में बोलते हैं 2.5 रोटी, और इसको हम सीधा सीधा ट्रांसलेट कर देते हैं 2.5 चपाती। लेकिन इंग्लिश का स्ट्रक्चर यहाँ अलग है। यहाँ होल नंबर है 2 और फ्रैक्शन है हाफ, तो रूल के मुताबिक नाउन यानी चपाटी होल नंबर 2 के साथ आएगा। इसलिए करेक्ट सेंटेंस होगा 2 चपातीज एंड अ हाफ। याद रखिए, 2.5 years नहीं, 2 years and a half बिल्कुल सही। इस स्ट्रक्चर की आदत डाल लीजिए। एक्सीलेंट वर्क। हमने अपने फाउंडेशन रूल्स कवर कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नाउन मास्टरी की तरफ। ये रूल्स थोड़े से एडवांस्ड हैं और प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन्स पर फोकस करते हैं, जो कि एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स में से हैं। आते हैं रूल नंबर 6 पर। प्रॉपर नाउन यानी किसी का भी स्पेसिफिक नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अब आप कहोगे, सर ये तो हमें स्कूल से पता है। बिल्कुल सही, पर एग्जामिनर इसी सिंपल रूल में भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। चलो देखते हैं कैसे। इस एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ किसी लड़के को क्लास का इमरान हाशमी कहा जा रहा है।
भले ही हम इमरान हाशमी को एक एग्जाम्पल या कंपैरिजन की तरह यूज कर रहे हैं, नाम तो प्रॉपर नाउन ही है ना, इसलिए इमरान का ई और हाशमी का एच हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए। एग्जामिनर यही छोटी छोटी डिटेल्स पर आपके मार्क्स काट सकता है। अगला रूल पंक्चुएशन से जुड़ा हुआ है। जब भी आप किसी स्टोरी, पोएम या किसी बुक के चैप्टर का टाइटल लिखते हैं तो उसे हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना चाहिए। जैसे स्लाइड में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सिर्फ 2 सिंपल वर्ड्स नहीं है, ये एक चैप्टर का टाइटल है। ऐसे ही विंकिंग वुमन एक स्टोरी का टाइटल है। कोटेशन मार्क्स क्या करते हैं, वो इनको एक अलग पहचान देते हैं, एक टाइटल की तरह हाईलाइट करते हैं, और यही ग्रामेटिकली करेक्ट तरीका है। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रूल। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। हम एक प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैसे? बस उसके आगे आर्टिकल द लगाकर। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस इंसान की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं उनकी बात कर रहे होते हैं। इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए, यही आहा मोमेंट है। जब हम कहते हैं अविनाश जिन्ना इज द तेंदुलकर ऑफ आवर कॉलोनी, इसका मतलब ये नहीं कि वो सचिन तेंदुलकर बन गया है। नो, इसका मतलब है कि अविनाश के अंदर तेंदुलकर जैसी बैटिंग स्किल्स हैं, वैसी ही क्वालिटी है। यहां तेंदुलकर एक पर्सन नहीं बल्कि एक क्वालिटी यानी अ ग्रेट क्रिकेटर बन गया है। और जब भी हम प्रॉपर नाउन को इस तरह यूज करते हैं, उसके आगे द लगाना कंपलसरी हो जाता है। चलिए अब रूल नंबर 9 और 10 इनको एक जोड़ी में समझो। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। रूल 9 कहता है जब एक कलेक्टिव नाउन जैसे कि टीम, जूरी या बोर्ड एक सिंगल यूनिट की तरह एकजुट होकर काम करता है तो उसके साथ आने वाले वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर होंगे। इस एग्जाम्पल में देखिए, पूरे बोर्ड ने मिलकर एक डिसीजन लिया है, सबका मत एक है। द बोर्ड इज एक्टिंग एज वन सिंगल बॉडी, इसलिए हम प्लूरल वर्ब हैव और प्लूरल प्रोनाउन देयर का यूज नहीं करेंगे। करेक्ट यूसेज है सिंगुलर वर्ब हैज और सिंगुलर प्रोनाउन इट्स। द बोर्ड हैज टेकन इट्स डिसीजन, नॉट देयर। यह तो तब हुआ जब पूरा ग्रुप यूनाइटेड है, लेकिन सोचिए तब क्या होगा जब ग्रुप के मेंबर्स आपस में अग्री ना करें, जब उनके ओपिनियंस अलग अलग हो जाएं। यही हमारा अगला रूल है, रूल नंबर 10। तो रूल नंबर 10 इसका ठीक उल्टा है। जब कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स में मतभेद हो यानी डिवीजन हो, और वो एक यूनिट की तरह नहीं बल्कि अलग अलग इंडिविजुअल्स की तरह बिहेव करें, तब वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही प्लूरल होंगे। एंड दिस एग्जाम्पल ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द पॉइंट। यहां पर एक कीवर्ड है डिवाइडेड। ये शब्द ही आपको क्लू दे रहा है कि पैनल के मेंबर्स अलग अलग सोच रहे हैं। वो अब एक यूनिट नहीं है, वो अलग अलग इंडिविजुअल्स बन गए हैं। इसलिए हम सिंगुलर वॉज और इट्स नहीं बल्कि प्लूरल वर्ब व और प्लूरल प्रोनाउन देयर का यूज करेंगे। सो द पैनल वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। बहुत ही बढ़िया, हमने 10 के 10 रूल्स को डिटेल में समझ लिया है। अब एग्जाम से ठीक पहले क्विक रिवीजन के लिए इन सभी रूल्स को एक साथ देखते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो ये है हमारे 10 गोल्डन रूल्स। चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। रूल 1 नाउन की डेफिनेशन के लिए कोलन। रूल 2 नाउन प्रेपोजिशन नाउन, तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर। रूल 3 वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन। रूल 4 कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर कभी नहीं। रूल 5 नंबर और फ्रैक्शन हो तो नाउन हमेशा पूरे नंबर के बाद। रूल 6 प्रॉपर नाउन्स का पहला लेटर हमेशा कैपिटल। रूल 7 किसी भी टाइटल के लिए कोटेशन मार्क्स। रूल 8 प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए उसके आगे द। रूल 9 कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड हो तो सिंगुलर वर्ब एंड प्रोनाउन। और रूल 10 कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड हो तो प्लूरल वर्ब एंड प्रोनाउन। इन्हें प्रैक्टिस कीजिए और नाउन एरर्स की टेंशन हमेशा के लिए भूल जाइए। तो ये था हमारा आज का एक्सप्लेनर ऑन द फर्स्ट 10 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश नाउन्स। देखिए, इंग्लिश में मास्टरी एक दिन में नहीं आती, इट्स अ जर्नी। और आज आपने उस जर्नी के पहले 10 इंपॉर्टेंट कदम उठा लिए हैं। तो क्या आप अगले पार्ट के लिए यानी रूल्स 11 से 20 के लिए तैयार हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है 400 गोल्डन इंग्लिश रूल्स की सीरीज में। आज हम नाउन्स के अगले 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स कवर करने वाले हैं, रूल्स 11 से लेकर 20 तक। देखिए, अगर आप एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये रूल्स आपके लिए एकदम गेम चेंजर हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और हाँ, मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि आज जो 10 रूल्स हम कवर करने जा रहे हैं ना, उनमें से कम 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे। और ये कोई छोटी बात नहीं है। सोचो, 2 क्वेश्चंस का मतलब है सीजीएल टियर 2 में सीधे सीधे 4 मार्क्स। इसलिए हर एक रूल को आराम से और गहराई से समझना बहुत जरूरी है। सो पूरा फोकस यहां रखेगा। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हमने इन रूल्स को 5 लॉजिकल सेक्शंस में बांट दिया है। सबसे पहले हम नाउन जेंडर के रूल्स देखेंगे, फिर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की दुनिया में चलेंगे। उसके बाद हम एसएससी के सबसे फेवरेट टॉपिक्स द सिंगुलर ट्रैप्स और द प्लूरल पजल्स को डिकोड करेंगे। और आखिर में मैं आपको एक फाइनल टेक अवे दूंगा जो एग्जाम में एरर स्पॉट करने में आपकी सुपर हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, नाउन जेंडर रूल्स। अक्सर यह कंफ्यूजन रहता है कि भाई किस नाउन के लिए ही लगाएं, किसके लिए शी या कब इट यूज करें। आज ये सारी कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले है रूल नंबर 11। इस रूल के हिसाब से जब भी हम एक कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, जैसे कि टीम,
आर्मी, जूरी या बेवी, जिसका मतलब होता है लड़कियों का ग्रुप, तो हम उस पूरे ग्रुप को एक सिंगल यूनिट मानते हैं। सोचो, जैसे एक टीम एक एंटिटी की तरह खेलती है, राइट? इसलिए इंग्लिश ग्रामर में किसी भी ऐसी सिंगल यूनिट के लिए हम न्यूटर जेंडर यानी इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। सेंटेंस है अ बेवी ऑफ यंग गर्ल्स, शी इज डिटर्मिन्ड। यहाँ बेवी ऑफ यंग गर्ल्स एक कलेक्टिव नाउन है, भले ही उसमें गर्ल्स हैं, लेकिन हमारा फोकस पूरे ग्रुप पर है, उस बेवी पर है जो एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ शी यूज करना गलत है। यहाँ लॉजिक को समझिए, हम इंडिविजुअल लड़कियों की नहीं, उनके कलेक्टिव ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसलिए करेक्ट सेंटेंस होगा इट इज डिटर्मिन्ड टू गेट निर्भया जस्टिस। इस टीचर्स टिप को ना हमेशा के लिए याद कर लीजिए। एग्जाम में जैसे ही आपको कोई कलेक्टिव नाउन दिखे, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ जूरी ऑफ जजेस, आपका पहला चेक यही होना चाहिए कि उसके लिए प्रोनाउन इट यूज हुआ है या नहीं। अगर दे या ही शी लगा है तो समझ जाइए आपको आपका एरर मिल गया। रेडी है अगले रूल के लिए? अब आते हैं रूल नंबर 15 पर। यह रूल कहता है कि जब हम बेबीज या लोअर एनिमल्स या इंसेक्ट्स की बात एक जनरल सेंस में करते हैं, जहां हमें उनका जेंडर कंफर्म नहीं होता, तब हम उनके लिए भी न्यूट्रल जेंडर का ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब ही या शी की जगह हम इट लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द बेबी क्राइज व्हेन ही इज हंग्री। अब इस सेंटेंस में हमें यह थोड़ी ना पता है कि बेबी बॉय है या गर्ल, हम तो एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐसे में ही या शी अज्यूम करना गलत है। ग्रामेटिकली करेक्ट और सबसे सेफ ऑप्शन है इट का यूज करना। तो करेक्ट सेंटेंस है द बेबी क्राइज व्हेन इट इज हंग्री। चलिए अगले रूल पर चलते हैं। रूल 16 बहुत सिंपल है। यह कहता है कि हर नॉन लिविंग चीज जैसे बुक, टेबल, डॉल न्यूटर जेंडर की होती है और उसके लिए इट यूज होता है। सिंपल। लेकिन रूल 17 इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है, जिसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड में रूल 16 का एग्जाम्पल है द डॉल शी टेक्स इट। यहां डॉल एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए इट का यूज बिल्कुल ठीक है। लेकिन राइट साइड में देखिए, डेथ हैज हिज यूनिक वे। अब टेक्निकली डेथ यानी मौत एक नॉन लिविंग कॉन्सेप्ट है, पर यहां हमने मौत को एक इंसान की तरह, एक मेल फिगर की तरह ट्रीट किया है। इसी को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जब हम किसी नॉन लिविंग चीज को इंसानी क्वालिटी दे देते हैं, तब हम उसके लिए ही या शी यूज कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की तरफ। ये वो नाउन्स हैं जिन्हें हम अनकाउंटेबल कहते हैं, मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते। इनके रूल्स बहुत सिंपल हैं, पर एग्जाम में बहुत बार आते हैं। ऑलराइट, रूल नंबर 12। ये रूल कहता है कि मटेरियल नाउन्स हमेशा सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं। मटेरियल नाउन्स क्या है? वो सब्सटेंसेस जिनसे चीजें बनती हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, वुड, प्लास्टिक। अब सोचिए, आप इन्हें क्यों नहीं गिन सकते? क्योंकि ये एक मास, एक अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में होते हैं। आप दो लकड़ी नहीं बोलते, आप लकड़ी के दो टुकड़े बोलते हैं। इसीलिए इनका कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। इस एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इनकरेक्ट सेंटेंस है आयरन्स आर। ये गलत है। आयरन एक मटेरियल नाउन है, इसका प्लूरल आयरन्स नहीं होता। सही वर्ड है आयरन, और क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा, यानी इज। सो द क्रूशियल पॉइंट इज मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। करेक्ट सेंटेंस है आयरन इज। अब रूल 12 से ही जुड़ा हुआ है रूल नंबर 13। इसके अनुसार जब हम किसी मटेरियल नाउन की बात जनरल सेंस में करते हैं, यानी पूरी दुनिया के उस मटेरियल की बात करते हैं, तब हम उसके आगे कोई आर्टिकल अ, एन या द नहीं लगाते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, द आयरन इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। यहां हम किसी खास लोहे की बात नहीं कर रहे, हम आयरन एज अ मेटल, उसकी जनरल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। इसलिए इसके आगे द लगाना जरूरी नहीं, बल्कि गलत है। द करेक्ट सेंटेंस इज आयरन इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। सिंपल सा नियम है, जनरल बात, नो आर्टिकल। जैसे मटेरियल नाउन्स काउंटेबल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी अनकाउंटेबल हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या हैं? हमारे फीलिंग्स जैसे एंगर, लव, क्वालिटीज जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, या स्टेट्स जैसे पॉवर्टी, चाइल्डहुड। आप गुस्से को या ईमानदारी को गिन नहीं सकते, राइट? इसलिए इन्हें भी हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है। यहां देखिए, इनकरेक्ट सेंटेंस में लिखा है एंगर्स एंड ग्रीड्स। एंगर और ग्रीड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता। सो एंगर्स या ग्रीड्स जैसा कोई वर्ड इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता। करेक्ट फॉर्म है एंगर एंड ग्रीड। अब आप शायद सोचें कि फिर वर्ब आर क्यों आया, क्योंकि यहां दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है। एंगर नाउन 1 और ग्रीड नाउन 2, और जब दो अलग सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल ही आता है। इसलिए एरर नाउन में है, वर्ब में नहीं। अब हम आ गए हैं इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट और शायद सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पर। यह वो सेक्शन है जहां से एसएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उठाता है। हम उन वर्ड्स की बात करेंगे जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, पर असल में वो सिंगुलर होते हैं। इन्हें कहते हैं द सिंगुलर ट्रैप्स। ये है रूल नंबर 18। दोस्तों, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग ही एस पर खत्म होती है, जैसे सब्जेक्ट्स के नाम, कुछ बीमारियों के नाम। लेकिन इस एस का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वो प्लूरल है, ये उनकी ओरिजिनल स्पेलिंग का ही हिस्सा है। इस लिस्ट को देखिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब के एंड में एस है, पर ये सब एक एक सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर। मीजल्स, मम्प्स, बीमारियों के नाम,
सिंगुलर। और सबसे कॉमन वर्ड न्यूज, न्यूज में एस लगा है पर वो हमेशा सिंगुलर होता है। हम कहते हैं द न्यूज इज गुड, कभी नहीं कहते द न्यूज आर गुड। इस एग्जाम्पल को देखिए, एथिक्स आर। एथिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आर नहीं आ सकता। करेक्ट वर्ब होगा इज। एथिक्स इज टू बी इनकलकेटेड। ये रहा आपके लिए एक एग्जाम पॉइंट। अगर सेंटेंस में आपको मैथमेटिक्स आर, फिजिक्स आर या न्यूज आर दिखे तो 99% चांस है कि एरर वहीं पर है। अब ये एक और सुपर इंपॉर्टेंट लिस्ट है। रूल 19 उन नाउन्स के बारे में है जो हमेशा अनकाउंटेबल माने जाते हैं और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। कभी भी इनके आगे एस या ईएस लगाकर इनका प्लूरल बनाने की गलती मत करना। ये वर्ड्स नोट डाउन कर लीजिए, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, सीनरी, पोएट्री। हम कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं कहते, फर्नीचर्स नहीं कहते। ये इंग्लिश ग्रामर के सबसे कॉमन एरर्स में से एक है। ये सभी वर्ड्स हमेशा सिंगुलर रहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नूर फेयर टू कीप हर लगेजेस। ये बिल्कुल गलत है। लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, सामान को हम गिनते नहीं हैं। करेक्ट वर्ड है लगेज, बिना एस के। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस लिस्ट के वर्ड्स हमेशा सिंगुलर रहते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, ना कि आर ब्यूटीफुल। तो हमने सिंगुलर ट्रैप्स देख लिए, अब चलते हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट पर, द प्लूरल पजल्स। ये वो वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, इनका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। ये है रूल नंबर 20। ये रूल उन चीजों के बारे में है जो पेयर्स में आती हैं, ऐसी चीजें जिनके दो बराबर हिस्से होते हैं और वो दोनों मिलकर एक आइटम बनाते हैं। अगर एक हिस्सा भी निकाल दो तो वो चीज बेकार हो जाती है। इस लिस्ट को देखिए, सिजर्स यानी कैंची, इसकी 2 ब्लेड्स होती हैं। ट्राउजर्स या जीन्स, इनकी 2 लेग्स होती हैं। ग्लासेस यानी चश्मा, इसके 2 लेंसेज होते हैं। क्योंकि ये हमेशा 2 पार्ट से मिलकर बनते हैं, ग्रामर इन्हें हमेशा प्लूरल मानता है। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, 2 गलतियां हैं। पहली, सिजर कोई वर्ड नहीं होता, करेक्ट वर्ड हमेशा सिजर्स होता है एस के साथ। दूसरी गलती प्रोनाउन की है। जब सिजर्स प्लूरल है तो उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन इट कैसे आ सकता है? प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन आएगा, यानी देम। तो करेक्ट सेंटेंस है, वेयर हैव यू केप्ट माय सिजर्स, फाइंड देम फास्ट। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रूल 19 और रूल 20 का परफेक्ट समरी है। लेफ्ट साइड में है वो वर्ड्स जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। द लगेज इज हैवी, हर एडवाइस वॉज हेल्पफुल। राइट साइड में हैं वो वर्ड्स जो हमेशा प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। द सिजर्स आर शार्प, माई ट्राउजर्स आर न्यू। इस डिफरेंस को हमेशा याद रखेगा। तो दोस्तों, हमने 10 के 10 रूल्स सीख लिए हैं। हमने जेंडर, मटेरियल नाउन्स, सिंगुलर ट्रैप्स और प्लूरल पजल सब कवर कर लिया। अब आते हैं इस सेशन के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। जब आप एग्जाम हॉल में होंगे और नाउन का एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन आएगा, तब आपको क्या करना है? यह है आपका 3 स्टेप नाउन एरर चेक। जब भी नाउन का क्वेश्चन आए, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, जेंडर चेक करो। सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन बेबी या एनिमल है, चेक करो कि प्रोनाउन इट यूज हुआ है या नहीं। स्टेप 2, फॉर्म चेक करो। नाउन मटीरियल या एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं है, चेक करो कि वर्ब सिंगुलर है और कोई फालतू का आर्टिकल तो नहीं लगा। और स्टेप 3, एस या ईएस ट्रैप्स चेक करो, कहीं गलती से इन्फॉर्मेशंस, लगेजेस, सिजर या मैथमेटिक्स आर तो नहीं लिखा हुआ। इन 3 स्टेप से आप 90% नाउन एरर्स पकड़ लेंगे। हमेशा याद रखिए, बड़े कॉन्सेप्ट सब पढ़ लेते हैं, लेकिन एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में फर्क इन्हीं छोटे छोटे बारीक रूल्स की मास्टरी का होता है। यही रूल्स आपको औरों से आगे ले जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सेशन के बाद नाउन एरर्स को स्पॉट करने में आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा। इन 10 रूल्स को रिवाइज कीजिए, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और इन्हें अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी मास्टरी आएगी। आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगले। हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम बैक टू द 400 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश सीरीज। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और मास्टर करने वाले हैं रूल्स 21 से 30 तक। ये नाउन्स के वो रूल्स हैं जो एग्जाम्स में एक ट्रैप, एक जाल की तरह बिछाए जाते हैं। बट डोंट वरी, आज की क्लास के बाद आप इन ट्रैप्स में फंसेंगे नहीं, बल्कि उन्हें स्पॉट करके अपने मार्क्स सिक्योर करेंगे। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। देखो, नाउन टॉपिक सुनने में कितना सिंपल लगता है, राइट? पर्सन, प्लेस, थिंग, हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जामिनर जानता है कि सिंपल टॉपिक से ही स्टूडेंट्स को कैसे कंफ्यूज करना है। आज हम उन्हीं 10 गोल्डन रूल्स पर अटैक करेंगे जो स्पेसिफिकली एरर डिटेक्शन में आपके मार्क्स कटवा सकते हैं। पर आई प्रॉमिस, एक बार आपने इनके पीछे का लॉजिक समझ लिया ना, तो इन एरर्स को स्पॉट करना आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले पार्ट 1 में हम मिलेंगे नाउन्स दैट डिसीव से, ऐसे नाउन्स जो धोखा देते हैं। फिर पार्ट 2 में खेलेंगे द अपॉस्ट्रोफी गेम, अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं। पार्ट 3 में हम द प्रोनाउन पजल को सॉल्व करेंगे और एंड में पार्ट 4 में होगा एक सुपर क्विक रिकैप और आपके लिए एक फाइनल चैलेंज। सो स्टे फोकस्ड। ऑल राइट, लेट्स डाइव इनटू आवर फर्स्ट सेक्शन, नाउन्स दैट डिसीव।
जैसा कि नाम से ही साफ है, इंग्लिश में कुछ ऐसे बहुरूपिया नाउन्स हैं जो दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं पर होते प्लूरल हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम रहता है। यही कंफ्यूजन एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रूल नंबर 21। ध्यान से देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस को। द कैटल्स ऑफ केरला आर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ ओडिशा। नाउ इस छोटे से सेंटेंस में दो गलतियां हैं। पहली, कैटल्स। दोस्तों इंग्लिश में कैटल्स जैसा कोई वर्ड है ही नहीं, क्योंकि कैटल का मतलब ही है ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये वर्ड अपने आप में प्लूरल है, आप उसमें एस लगाकर उसको डबल प्लूरल नहीं बना सकते। अब आते हैं दूसरी गलती पर, दैट। हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, केरला के कैटल प्लूरल को ओडिशा के कैटल प्लूरल से। तो जब नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल ही होगा, राइट? इसलिए दैट की जगह आएगा दोज। सो द करेक्ट सेंटेंस इज द कैटल ऑफ केरला आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ ओडिशा। सिंपल। ये स्लाइड, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में स्टार मार्क करके लिख लीजिए। ये वो वर्ड्स हैं जो दिखते सिंगुलर हैं पर हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कि कैटल, पुलिस, पीपल, जेंट्री यानी हाई क्लास लोग, पेजेंट्री किसान लोग, एंड वर्मिन कीड़े मकोड़े। इनके लिए दो बातें हमेशा याद रखें। 1, इनके एंड में कभी एस नहीं लगता, एंड 2, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा, जैसे आर, हैव, वर। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं द पुलिस हैव कम, कभी नहीं कहते द पुलिस हैज कम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। अब आते हैं रूल 22 और 23 पर। ये दोनों रूल्स एक जोड़ी की तरह हैं, इनको साथ में ही समझना है। ये डील करते हैं काउंटिंग यूनिट से, जैसे डजन, 100, 1000 पैर। रूल 22 कहता है अगर इन यूनिट से पहले कोई डेफिनेट नंबर आ जाए, जैसे 2, 5, 20, तो यूनिट हमेशा सिंगुलर रहेगी। इसलिए 20 पेयर्स गलत है, सही है 20 पेयर। 50,000 गलत है, सही है 50,000। लेकिन गेम में ट्विस्ट आता है रूल 23 में। वो कहता है कि अगर कोई डेफिनेट नंबर नहीं है तब आप यूनिट को प्लूरल बना सकते हैं, जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल या थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। चलो इसके पीछे का लॉजिक समझो, रट्टा नहीं मारना। जब आप कहते हैं 20,000 तो 20 ने आकर क्वांटिटी को डेफिनेट यानी पक्का कर दिया है। हमें पता है कितने, इसलिए 1000 को एस लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल तो आप एक अंदाजा दे रहे हैं, कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये इनडेफिनेट है, अनिश्चित है। इस अनिश्चित क्वांटिटी को दिखाने के लिए हम यूनिट को प्लूरल बनाते हैं, 1000 से थाउजेंड्स। सिंपल फंडा है, डेफिनेट नंबर यूनिट सिंगुलर, नो डेफिनेट नंबर यूनिट प्लूरल, दैट्स इट। ऑलराइट, नाउ फॉर रूल नंबर 24। ये रूल है उन जिद्दी नाउन्स के बारे में जो बदलते ही नहीं हैं। इनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म बिल्कुल सेम रहता है, चाहे आप एक ही बात करें या 1000 की। एग्जाम्पल देखिए, 100 एयरक्राफ्ट्स वर यूज्ड। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। एयरक्राफ्ट्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता, करेक्ट वर्ड हमेशा एयरक्राफ्ट ही रहता है। सो द करेक्ट सेंटेंस इज 100 एयरक्राफ्ट वर यूज्ड। ये रही एक और सुपर इंपॉर्टेंट लिस्ट आपके एग्जाम के लिए। इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए, एयरक्राफ्ट, डियर, फिश, टीम, स्वाइन, वर्मन, डेटा, एजेंडा। इनका फॉर्म कभी चेंज नहीं होता, जैसे 1 डियर, 10 डियर, नॉट डियर्स। हाँ, इनके साथ वर्ब चेंज हो सकता है, 1 डियर इज ग्रेजिंग बट 10 डियर आर ग्रेजिंग। एक छोटा सा पॉइंट फिश के बारे में, फिश का प्लूरल फिशेस हो सकता है, पर सिर्फ तब जब आप अलग अलग स्पीशीज यानी प्रजातियों की बात कर रहे हो। जनरली प्लूरल ऑफ फिश इज फिश। ओके, पार्ट 1 इज डन। अब हम एंटर कर रहे हैं पार्ट 2 में, द अपॉस्ट्रोफी गेम। ये पोजेशन यानी का, के, की वाला एस का खेल है, पर इसके भी कुछ ट्रिकी रूल्स हैं जहां एग्जामिनर आपको ट्रैप कर सकता है। तो चलिए इस गेम के रूल्स सीखते हैं सो दैट यू कैन विन। रूल नंबर 25, मैं इसे कहता हूं हिसिंग साउंड रूल। ये एस या श वाली साउंड। रूल सिंपल है, अगर कोई नाउन ऐसी हिसिंग साउंड से एंड हो रहा है तो पोजेशन दिखाने के लिए हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं। एग्जाम्पल देखो, राकेश अंकल। राकेश के नाम के एंड में श साउंड है, अगर हम एस लगा देंगे तो इसको बोलना पड़ेगा राकेशज सज। कितना ऑकवर्ड है। इससे बचने के लिए करेक्ट फॉर्म है राकेशज अंकल, जस्ट द अपॉस्ट्रोफी। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इट्स सिंपल, ईज ऑफ प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश ग्रामर का काम लाइफ मुश्किल करना नहीं है, आसान करना है, बोलने में फ्लो मेंटेन करना है। जेम्स बुक बोलने में अजीब लगता है, जेम्स बुक साउंड्स मच स्मूदर। तो याद रखिए, हिसिंग साउंड के बाद सिर्फ अपॉस्ट्रोफी टू कीप द फ्लो। रूल 26 पिछले रूल का ही भाई है। ये कहता है कि जो प्लूरल नाउन्स एस में एंड होते हैं उनके साथ भी हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, जैसे लड़कों का हॉस्टल बिकम्स बॉयज हॉस्टल, नॉट बॉयज एस हॉस्टल। अब स्क्रीन पे जो एग्जाम्पल है मॉरिशस, ये एक कंट्री का नाम है, तो टेक्निकली ये सिंगुलर है, बट इसके एंड में भी एस साउंड आ रहा है, राइट? तो इस पर भी पिछला हिसिंग साउंड वाला रूल ही अप्लाई होगा। सो द करेक्ट वर्जन इज मॉरिशस इज रिसेप्शन। दोस्तों अब आ गया है एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रूल, रूल 29, द रूल ऑफ कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन मतलब जब एक से ज्यादा वर्ड्स मिलकर एक ही इंसान या चीज को रिप्रेजेंट करें। जैसे यहाँ शाहरुख खान दी एक्टर, ये पूरा एक सिंगल यूनिट है। रूल ये कहता है कि ऐसी सिचुएशन में अपॉस्ट्रोफी एस हमेशा उस पूरे फ्रेज के आखिरी वर्ड पर लगेगा।
शाहरुख खान्स द एक्टर्स हाउस ये गलत है, आपने 2 बार एस लगा दिया। द राइट वे इज पूरा फ्रेज लिखो और बिल्कुल एंड में एस लगा दो, शाहरुख खान द एक्टर्स हाउस। इस रूल को अप्लाई करना बहुत आसान है, जस्ट फॉलो दीज 3 स्टेप्स। स्टेप 1, पूरा नाउन फ्रेज आइडेंटिफाई करो, यहाँ है शाहरुख खान द एक्टर। स्टेप 2, उस फ्रेज का लास्ट वर्ड फाइंड करो, यहाँ है एक्टर। स्टेप 3, उस लास्ट वर्ड पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो। दैट्स इट, सिंपल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कहते हैं माई कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, हम कमांडर्स इन चीफ नहीं कहते, पोजेशन हमेशा आखिरी वर्ड पर। रूल 30 रूल 29 का ही एक स्पेशल केस है, इसे कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। अब इस टेक्निकल नाम से डरना मत, एपोजिशन का सिंपल सा मतलब है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखी हुई साइड में। जब एक नाउन के बाद एक फ्रेज आता है जो उस नाउन को डिस्क्राइब करता है, जैसे यहाँ द फादर ऑफ द नेशन डिस्क्राइब कर रहा है गांधी जी को, तो ये पूरा गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन एक सिंगल यूनिट बन जाता है। इसीलिए बिल्कुल पिछले रूल की तरह अपॉस्ट्रोफी एस आखिरी वर्ड यानी नेशंस के साथ लगेगा। And section 2 is also done. Welcome to part 3, a place where many students get confused, the pronoun puzzle. यहाँ हम 2 बिल्कुल opposite rules को एक साथ समझेंगे। ये पजल है पर्सनल प्रोनाउंस और इंडेफिनिट प्रोनाउंस में अपॉस्ट्रोफी के यूज का। चलिए इस पजल को हमेशा के लिए सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, रूल 27 एंड रूल 28 ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। रूल 27 कहता है कि पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउंस जैसे योर्स, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स इनमें कभी भी अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता। योर्स लिखना एक महा ब्लंडर है। द करेक्ट वर्ड इज ऑलवेज योर्स, नो अपॉस्ट्रोफी। अब देखिए रूल 28 ये कहता है कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे वन, somebody, everyone इनके साथ पोजेशन दिखाने के लिए हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, जैसे one's duty, everyone's concern। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें? एक सिंपल सी मेमोरी ट्रिक है। ऐसे सोचो, पर्सनल प्रोनाउंस जैसे योर्स, हर्स ये ऑलरेडी पावरफुल हैं, ये पैदा ही पोजेशन के सेंस के साथ हुए हैं, उन्हें अपॉस्ट्रोफी की बैसाखी या सहारे की जरूरत नहीं है, सो नो अपॉस्ट्रोफी। जबकि इनडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे वन या somebody को पोजेसिव बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस के सहारे की जरूरत पड़ती है, सो यस अपॉस्ट्रोफी। इनको हमेशा एक ऑपोजिट पेयर की तरह याद रखो एंड यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक। एंड हियर वी आर एट आवर फाइनल पार्ट। अब तक हमने 10 बहुत ही क्रूशियल नाउन रूल्स सीख लिए हैं। अब टाइम है एक क्विक फायर रिकैप का, और उसके बाद आई हैव अ चैलेंज फॉर यू टू टेस्ट व्हाट यू हैव लर्नड। रेडी फॉर इट? लेट्स गो। लेट्स रिकैप। ये टेबल आज की क्लास का पूरा सार है। फर्स्ट, डिसेप्टिव नाउन्स, याद है ना, कैटल जैसे वर्ड्स जो हमेशा प्लूरल होते हैं, और एयरक्राफ्ट जैसे जो कभी चेंज नहीं होते। सेकंड, हिसिंग साउंड्स, एस से एंड होने वाले वर्ड्स के साथ सिर्फ अपॉस्ट्रोफी। थर्ड, कंपाउंड नाउन्स, अपॉस्ट्रोफी एस हमेशा फ्रेज के आखिरी वर्ड पर। एंड फोर्थ, द ऑपोजिट प्रोनाउन रूल, पर्सनल योर्स में नो अपॉस्ट्रोफी बट इनडेफिनिट वंस में यस अपॉस्ट्रोफी। गॉट इट? ग्रेट। ओके, अब है असली टेस्ट, योर फाइनल चैलेंज। स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, मैं इसे आपके लिए रीड करता हूँ। The cattles of the village destroyed Mr. James's farm, which was a matter of one's own concern for the hundreds of peoples living there, including Shah Rukh Khan's the actor's brother. Now I want you to pause the video right here और बन जाओ एरर डिटेक्शन के डिटेक्टिव। इस सेंटेंस में हर एक गलती को फाइंड आउट करो। आज हमने जो भी सीखा है सब इस एक सेंटेंस में टेस्ट हो जाएगा। तो मिली सारी गलतियां? आई होप यू फाउंड ऑल ऑफ देम। आपको क्या लगता है इस सेंटेंस में टोटल कितनी मिस्टेक्स है? 2, 3, मे बी 5? जो भी आपका आंसर है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आई विल बी चेकिंग देम। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ फिनिश होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में रूल नंबर 31 के साथ। तब तक कीप लर्न। एसएससी इंग्लिश सेक्शन में फुल मार्क्स लाने हैं तो आप बिल्कुल बिल्कुल सही जगह पर हैं। वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर स्पेशल सीरीज 400 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जहां हम हर रूल को मास्टर करके आपकी सक्सेस को एकदम गारंटी करेंगे। आज की क्लास में हम 10 ऐसे क्रूशियल रूल्स को डिकोड करने वाले हैं, स्पेसिफिकली रूल्स 31 से लेकर 40 तक, जो एसएससी एग्जामिनर्स के यू कैन से फेवरेट हैं। अगर इन रूल्स को आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो इंग्लिश सेक्शन में आपका स्कोर बढ़ना तो पक्का है। सो लेट्स बिगिन। तो ये है आज का हमारा गेम प्लान। सबसे पहले मिशन एसएससी के गोल्डन रूल्स, फिर हम क्रैक करेंगे द अपॉस्ट्रोफी कोड फॉर पॉसेसिव्स, उसके बाद सॉल्व करेंगे द प्रोनाउन पजल, फिर देखेंगे कुछ कॉमन एग्जाम ट्रैप्स हमारे फाइनल रिवीजन में, एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट स्टेप इन रूल्स को मास्टर करने के लिए। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू आवर फर्स्ट सेक्शन, द अपॉस्ट्रोफी कोड। यहाँ से एसएससी एग्जाम्स में एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए अपॉस्ट्रोफी एस को इतना मास्टर कर लेते हैं कि आप इस टॉपिक में फिर कभी कोई मिस्टेक ना करें। तो रूल नंबर 31 है जॉइंट पोजेशन के बारे में। इसका सिंपल सा मतलब है जब कोई एक चीज, आई रिपीट, एक चीज 2 या 2 से ज्यादा लोगों की हो, एक कॉमन प्रॉपर्टी हो। रूल कहता है कि ऐसी सिचुएशन में अपॉस्ट्रोफी एस सिर्फ आखिरी यानी लास्ट वाले नाउन के साथ लगता है, सिर्फ आखिरी वाले के साथ। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। इनकरेक्ट सेंटेंस में लिखा है पिंकीज एंड स्टीवंस रिसेप्शन। यहाँ 2 बार एस लगा है, व्हिच इज रॉन्ग। क्यों? सिंपल लॉजिक है,
रिसेप्शन तो एक ही है ना, जो पिंकी और श्रीमंत दोनों का जॉइंटली है, इसलिए करेक्ट सेंटेंस होगा पिंकी एंड श्रीमंत रिसेप्शन। अपॉस्ट्रोफी एस सिर्फ लास्ट नाउन यानी श्रीमंत के साथ आएगा। इसको ऐसे सोचिए, अगर राम और श्याम का एक ही घर है तो हम क्या कहेंगे? राम एंड श्याम्स हाउस। एक चीज, एक पोजेशन, इसलिए आखिरी नाम के साथ एक अपॉस्ट्रोफी। इट्स दैट सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रूल 32 पर, जो बिल्कुल रूल 31 का ऑपोजिट है। ये है सेपरेट पोजेशन। इसका मतलब जब दो लोग हैं और उनकी अपनी अपनी अलग अलग चीजें हैं, तब क्या करेंगे? तब हम हर नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफीज एस लगाएंगे। नाउ दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। क्रिकेट का एग्जाम्पल है सचिन एंड सहवाग्स बाउंड्रीज। ये गलत है। क्यों? क्योंकि सचिन ने अपनी बाउंड्रीज मारी और सहवाग ने अपनी। बाउंड्रीज अलग अलग है, दे आर सेपरेट, इसलिए पोजेशन भी अलग अलग दिखाना होगा। सो दोनों के नाम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। सचिन्स एंड सहवाग्स बाउंड्रीज। जस्ट थिंक अबाउट इट, मेरा फोन और आपका फोन अलग अलग है, दोनों सेपरेट आइटम्स हैं, इसलिए पोजेशन भी अलग अलग ही दिखाना पड़ेगा। इट्स जस्ट लॉजिकल। अब आते हैं एक फंडामेंटल रूल पर, रूल 33। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हम आमतौर पर सिर्फ लिविंग थिंग्स यानी जीवित चीजों के लिए करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे टेबल्स, चेयर्स, पेन्स, इनके लिए नहीं। दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम क्वेश्चन, तो इसको जरूर नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, द पेन्स कैप। यहाँ पेन एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। द करेक्ट स्ट्रक्चर इज टू यूज ऑफ द। तो हम कहेंगे द कैप ऑफ द पेन इज नॉट फिटिंग, यानी पेन का कैप। दिस इज द करेक्ट वे टू से इट। लेकिन इंग्लिश में हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं, राइट? एंड हियर्स द फर्स्ट वन, रूल 34, पर्सोनिफिकेशन। जब हम किसी नॉन लिविंग चीज को एक इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, उससे पर्सनल क्वालिटीज दे देते हैं, तब हम उसके साथ पोजेसिव केस यूज कर सकते हैं। और ये एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है इसको समझाने के लिए। यहाँ देखिए, हम रिवर को एक गॉडेस यानी देवी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वी हैव पर्सोनिफाइड इट, तो उसके लिए इट यूज करना थोड़ा अजीब लगेगा ना। इसलिए द करेक्ट प्रोनाउन होगा शी, बिकॉज वी हैव गिवन द रिवर अ पर्सनल, अ फेमिनिन आइडेंटिटी। और ये रहा इस सेक्शन का आखिरी एक्सेप्शन, रूल 35। कुछ नॉन लिविंग नाउन्स के साथ हम पोजेसिव केस यानी अपॉस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। ये वो नाउन्स हैं जो टाइम, स्पेस या वेट बताते हैं। ये एग्जाम में बहुत आते हैं, सो पे क्लोज अटेंशन हियर। इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। टाइम के लिए हम कहते हैं अ डेज लीव, स्पेस के लिए अ स्टोन्स थ्रो, वेट के लिए अ टन्स वेट, और कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस जैसे एट आर्म्स लेंथ। ये सब बिल्कुल करेक्ट यूसेज हैं, इवन दो द नाउन्स आर नॉन लिविंग। चलिए एक एग्जाम स्टाइल एग्जाम्पल देखते हैं। अ थ्रो ऑफ स्टोन गलत है, क्योंकि इंग्लिश में अ स्टोन्स थ्रो एक फिक्स्ड इडियोमैटिक फ्रेज है। एग्जाम में ऐसी ही फ्रेजेस आती हैं टू टेस्ट यू, सो रिमेंबर दिस वन। ऑलराइट, अपॉस्ट्रोफी क्लियर है? ग्रेट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, द प्रोनाउन पजल। ये एक और हाई स्कोरिंग टॉपिक है जहां से एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस पजल टुगेदर। सो रूल 36 इज द फाउंडेशन। अ प्रोनाउन हमेशा उस नाउन से अग्री करना चाहिए जिसको वो रिप्लेस करा है। इस नाउन को हम टेक्निकली एंटीसीडेंट कहते हैं, और ये एग्रीमेंट 3 चीजों में होना चाहिए। नंबर, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल, जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, और पर्सन। इस एग्जाम्पल को देखिए, Ram's friends have arrived and he wants to meet Ram. यहाँ antecedent क्या है? It's friends, right? और friends तो plural है, तो pronoun भी plural होना चाहिए, इसलिए he गलत है। Correct pronoun होगा they. They want to meet Ram. Simple and logical agreement. अब आते हैं एक थोड़े tricky concept पर, collective nouns. ये वो nouns हैं जो एक ग्रुप को represent करते हैं, जैसे कि team, jury, family. रूल कहता है कि जब एक कलेक्टिव नाउन एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा हो, तब उसके लिए प्रोनाउन सिंगुलर और न्यूटर जेंडर का होगा, यानी इट। यहाँ एग्जामिनर आपको ट्रैप करता है। आप गर्ल्स देखेंगे और सोचेंगे प्लूरल है तो दे यूज करेंगे, बट दैट्स द ट्रैप। फोकस बेवी पर है। बेवी एक सिंगल ग्रुप है, एक यूनिट, इसलिए हम उसे एक चीज की तरह ट्रीट करेंगे। द करेक्ट यूसेज इज इट हैज गैदर्ड। हम बेवी के लिए प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, ना कि गर्ल्स के लिए। ये एग्जाम के लिए जरूर नोट कर लीजिए। वर्ड्स जैसे बेवी, जोरी, टीम, कमिटी, जब ये सब एक सिंगल यूनिट की तरह एक ओपिनियन के साथ काम करते हैं, तब इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और न्यूटर प्रोनाउन इट या इट्स का ही यूज होता है। दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट। ओके, लेट्स लुक एट 2 रूल्स टुगेदर नाउ, रूल 38 एंड 39। इनको एक साथ समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक दूसरे से काफी कनेक्टेड हैं। अब इस स्लाइड पर फोकस कीजिए। ये दोनों रोल्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि एंड से जुड़े 2 नाउन्स एक ही इंसान है या 2 अलग अलग। लेफ्ट साइड में देखिए, माय मेंटोर एंड ब्रदर, ये एक ही इंसान है जो मेरा मेंटोर भी है और भाई भी, इसलिए प्रोनाउन सिंगुलर है हिज। अब राइट साइड में देखिए, द पोएट एंड द सिंगर, ये 2 अलग अलग लोग हैं, इसलिए प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, यानी दे। तो इसका सीक्रेट क्या है? हम कैसे पहचानेंगे? द सीक्रेट इज द आर्टिकल द। अगर आर्टिकल सिर्फ पहले नाउन के साथ है, जैसे द पोएट एंड सिंगर, तो वो एक ही इंसान है।
लेकिन अगर आर्टिकल दोनों नाउन्स के साथ है, द पोएट एंड द सिंगर, तो वो दो अलग अलग लोग हैं। दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉर योर एग्जाम। और अब हम आते हैं रूल 40 पर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टेस्टेड रूल्स, जिसमें स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं। रूल ये है कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हैं, लेकिन उनके पहले ईच या एवरी लगा है, तो आगे आने वाला वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही सिंगुलर होंगे। एग्जाम्पल देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज टू स्विच देयर मोबाइल ऑफ। आप बॉय एंड गर्ल को देखकर सोचेंगे कि प्लूरल है तो देयर आना चाहिए, बट दैट्स रॉन्ग। ईच लगने की वजह से हम हर एक को इंडिविजुअली वन बाय वन कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। कन्वेंशनली वी यूज हिज, सो स्विच हिज मोबाइल ऑफ इज करेक्ट। इस रूल को हमेशा के लिए याद रखने के लिए चलिए एक फॉर्मूला बनाते हैं। इस स्लाइड को देखिए और इस लाइन को अपने नोट्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। ईच और एवरी के बाद सब कुछ सिंगुलर हो जाता है, वर्ब भी और प्रोनाउन भी। यह आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। चलिए, we've learned 10 very important rules today. अब टाइम है एक क्विक फाइनल रिवीजन का। इन 10 रूल्स से आप आराम से 10 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। Let's recap what we've learned. Let's do this rapid fire style. Ready? Joint possession, S. Separate possession, does. Non-living, of the use करो. Personification, s is okay. Time, space, wait के साथ s is okay. Pronoun को antecedent से agree करना ही पड़ेगा. Collective noun अगर एक unit है तो it. दो nouns but एक ही person तो singular pronoun. दो nouns और दो अलग लोग तो plural pronoun. और each या every के साथ हमेशा singular pronoun. अब एक सवाल आपके लिए। इन 10 रूल्स में से what do you think is the most common trap, the most tricky rule that SSC uses to confuse students? एक सेकंड के लिए सोचिए। The answer is rule number 37, collective nouns, and rule number 40, each/every. ये दो ऐसे रूल्स हैं जहां एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश जरूर करेगा. So my advice is master these two. इन पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिए. So, these were our 10 golden rules for today. लेकिन सिर्फ सीखना काफी नहीं है, right? अब आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? Because we all know practice is what makes you perfect. Now that you know these rules, my challenge to you is can you spot the error in 10 different sentences using them? ये आपका homework है. प्रैक्टिस शीट सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए और इन रूल्स को अप्लाई करके देखिए। आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ जाएगा। हम मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में अगले 10 रूल्स के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अपनी 100 गोल्डन इंग्लिश ग्रामर रूल्स की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, पिछली क्लासेस में हमने 40 रूल्स तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम प्रोनाउंस के 10 और सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स सीखने जा रहे हैं। रूल नंबर 41 से लेकर रूल नंबर 50 तक। मैं आपको बता दूं, ये रूल्स एसएससी एग्जाम्स के लिए सीजीएल हो या सीएचएसएल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हैं। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। ओके, तो आज का हमारा प्लान क्या है, एक नजर डालिए। हमने इन रूल्स को सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहले हम और नॉर के अग्रीमेंट रूल्स को समझेंगे। फिर प्रोनाउंस का करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हम केस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की बात करेंगे, कब मी लगाएं, कब माई सेल्फ। फिर आएंगे कुछ स्पेशल प्रोनाउंस जैसे दिस, दैट और इट। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, दी वन रूल। इस तरह से ग्रुप में पढ़ने से चीजें दिमाग में आसानी से बैठ जाती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, प्रोनाउन अग्रीमेंट। देखिए, इसका मतलब सीधा सा है कि प्रोनाउन अपने नाउन के साथ अग्री करना चाहिए, उसके जैसा ही होना चाहिए। और इसमें हम खास तौर पर और नॉर पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। तो पेश है रूल नंबर 41। ध्यान से सुनिएगा। जब दो सिंगुलर नाउन्स यानी कि दो एक वचन संज्ञा और से या आइदर और से या नाइदर नॉर से जुड़े हुए हों, तो उनके लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा ना, वो भी हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन ही होगा। बहुत सिंपल सा रूल है, दो सिंगुलर नाउन्स तो प्रोनाउन भी सिंगुलर, दैट्स इट। अब इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है? आइदर अमिया और एंथनी हैज लॉस्ट देयर पासपोर्ट। अब यहां पर गलती क्या है? गलती है देयर में। क्यों? क्योंकि अमिया भी सिंगुलर है और एंथनी भी सिंगुलर है। तो जब दोनों नाउन सिंगुलर हैं तो हमारा प्रोनाउन प्लूरल यानी देयर कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। इसलिए करेक्ट सेंटेंस है हैज लॉस्ट हिज पासपोर्ट। अब कुछ लोग सोचेंगे हिज ही क्यों, हर भी तो हो सकता है। देखिए, इंग्लिश ग्रामर का कन्वेंशन ये कहता है कि जब जेंडर क्लियर ना हो तो हम मैस्कुलिन प्रोनाउन को प्रेफरेंस देते हैं। आपके एग्जाम के लिए हिज ही करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 42 पर। यह रूल पिछले रूल का ही एक एक्सटेंशन है। अब सोचिए, अगर एक नाउन सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल और वो और या नॉर से जुड़े हों, तब हम क्या करेंगे? कंफ्यूजन हो गया ना? बिल्कुल नहीं। रूल बहुत सिंपल है। प्रोनाउन उस नाउन के साथ एग्री करेगा जो उसके सबसे पास है। इसको प्रॉक्सिमिटी रूल भी कहते हैं, यानी पास होने का नियम। जो नाउन पास है, प्रोनाउन उसी की टीम में चला जाएगा। चलिए इसका एक परफेक्ट एग्जांपल देखते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस है नीदर मनीष नॉर हिज फ्रेंड्स वैल्यूड हिज टाइम। अब ये गलत क्यों है? यहां पर प्रोनाउन है हिज। अब प्रॉक्सिमिटी रूल लगाइए।
इस प्रोनाउन हिज के सबसे पास वाला नाउन कौन सा है? फ्रेंड्स। मनीष तो दूर है, और फ्रेंड्स क्या है? ये प्लूरल है। तो अगर नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल ही होना चाहिए। इसलिए करेक्ट सेंटेंस है नीदर मनीष नॉर हिज फ्रेंड्स वैल्यूड देयर टाइम। देयर एक प्लूरल प्रोनाउन है जो फ्रेंड्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका एग्जाम के लिए शॉर्टकट क्या है? जब भी आपको सेंटेंस करेक्शन में और या नॉर दिखे, आंख बंद करके प्रोनाउन पर जाइए और देखिए कि उसके ठीक पहले उससे चिपककर कौन सा नाउन बैठा है। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, और अगर वो नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। इट्स दैट सिंपल। चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, प्रोनाउन का सही ऑर्डर। इंग्लिश ग्रामर में ना सिर्फ सही प्रोनाउन यूज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उन्हें सही सीक्वेंस में, सही क्रम में रखना भी उतना ही जरूरी है। इसमें मैनर्स और प्रायोरिटी के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल्स आते हैं। लेट्स लुक एट रूल नंबर 43। इसे कहते हैं जॉइंट प्रोनाउन का रूल। मान लीजिए एक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन यानी आई वी, सेकंड पर्सन यानी यू और थर्ड पर्सन यानी ही शी दे सब एक साथ आ गए, तो उन सब के लिए जो एक कॉमन प्रोनाउन यूज होगा वो किसके हिसाब से होगा? इसकी एक प्रायोरिटी लिस्ट है, और इस लिस्ट में सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है फर्स्ट पर्सन की। मतलब अगर ग्रुप में कहीं भी आई या वी मौजूद है तो प्रोनाउन हमेशा आर ही होगा, बस फुल स्टॉप। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो यू को देखते हैं और सोचते हैं कि प्रोनाउन योर आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई जो है ना, वो ग्रुप का बॉस है। जब तक ग्रुप में आई या वी है, सारी पावर उसी के पास है। इसलिए जो जॉइंट प्रोनाउन होगा वो हमेशा आर ही होगा। द करेक्ट सेंटेंस इज वी हैव आवर ओन टास्क टू माइंड। सिंपल। अब आते हैं रूल 44 पर। मैं इसको प्रोनाउन ऑफ मैनर्स कहता हूं, यानी कि शिष्टाचार का नियम। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। गुड मैनर्स, जब आप कोई अच्छी बात कर रहे हैं या कोई क्रेडिट ले रहे हैं तो अच्छे मैनर्स क्या कहते हैं कि पहले दूसरों को क्रेडिट दो और खुद को सबसे पीछे रखो। इसलिए ऑर्डर होता है 2 3 1। पहले सेकंड पर्सन यू, फिर थर्ड पर्सन ही शी, और सबसे आखिर में फर्स्ट पर्सन आई। लेकिन जब कोई गलती मानी हो तो अच्छे मैनर्स कहते हैं कि सबसे पहले खुद जिम्मेदारी लो। तब ऑर्डर बिल्कुल उल्टा हो जाता है, 1 2 3, यानी आई यू एंड ही। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। आई यू एंड समीर आर टू बी अवॉर्डेड। अब अवार्ड मिलना तो एक पॉजिटिव अच्छी बात है, तो यहां गुड मैनर्स वाला रूल लगेगा, यानी खुद को लास्ट में रखना है। द करेक्ट ऑर्डर वुड बी यू समीर एंड आई 2 3 1, और as shown here समीर यू एंड आई 3 2 1। दोनों ही ऑर्डर्स करेक्ट माने जाते हैं क्योंकि दोनों में आखिरी चीज सेम है कि आई सबसे लास्ट में है। आपको बस एग्जाम के लिए ये याद रखना है कि पॉजिटिव काम के लिए आई हमेशा आखिर में आएगा। ओके, एक छोटा सा टेस्ट आपके लिए। स्क्रीन पर देखिए, अगर गलती मानी है तो इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है? ऑप्शन ए यू ही एंड आई आर गिल्टी, या ऑप्शन बी आई यू एंड ही आर गिल्टी? क्या लगता है? एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि गिल्टी होना एक नेगेटिव चीज है तो हम जिम्मेदारी लेने वाला ऑर्डर यूज करेंगे। सबसे पहले खुद की गलती मानेंगे, इसलिए 1 2 3, यानी आई यू एंड ही आर गिल्टी। बहुत बढ़िया। चलिए अब अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। इसमें हम प्रोनाउन केस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम ये समझेंगे कि कब हिम यूज करना है और कब हिमसेल्फ। बिलीव मी, ये भी एक बहुत ही कॉमन एरिया ऑफ एरर है। रूल नंबर 45, ये इंग्लिश ग्रामर का एक फाउंडेशन रूल है। किसी भी वर्ब के बाद या किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, जैसे कि इन, ऑन, एट, बिटवीन, फॉर, अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। सब्जेक्टिव केस होता है जो काम करता है, जैसे आई एम टीचिंग, और ऑब्जेक्टिव केस होता है जिस पर काम होता है, जैसे ही इज टीचिंग मी। अब ये एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है, बिटवीन यू एंड आई देयर इज नो एनमिटी। ये सुनने में डेली कॉन्वर्सेशन में लोगों को सही लगता है, पर ग्रामेटिकली ये बिल्कुल गलत है। यहां पर बिटवीन एक प्रेपोजिशन है और हमारा रूल क्या कहता है? प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। आई सब्जेक्टिव केस है, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, इसलिए द करेक्ट सेंटेंस इज बिटवीन यू एंड मी। अब आते हैं रूल 46 पर। यह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का रूल, यानी सेल्फ वाले प्रोनाउंस, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ। देखिए, इंग्लिश में कुछ खास वर्ब्स हैं, जैसे कि अवेल, एंजॉय, एब्सेंट, प्राइड। इनके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना जरूरी हो जाता है अगर इनके आगे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो। क्यों? क्योंकि ये वर्ब्स एक ऐसा एक्शन बताते हैं जो सब्जेक्ट अपने ऊपर ही कर रहा है। एक्शन रिफ्लेक्ट होकर वापस सब्जेक्ट पर आ रहा है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, ही वॉन्ट्स टू अवेल अ चांस। ये सेंटेंस अधूरा है, इनकम्प्लीट है। अवेल का मतलब है फायदा उठाना, तो हमें बताना पड़ेगा कि फायदा कौन उठा रहा है। सब्जेक्ट ही है, इसलिए उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ आएगा। और एक और चीज याद रखिए, अवेल के साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ भी लगता है। सो द करेक्ट वे टू से दिस इज ही वॉन्ट्स टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ अ चांस। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। रूल 47 कहता है कि कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनके साथ भूलकर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लगाना, जैसे कि बेथ, कीप, स्टॉप, हाइड। इनके साथ माई सेल्फ या हिमसेल्फ लगाना एक बहुत कॉमन एरर है। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी नहीं कहते आई बेथ्ड माई सेल्फ दिस मॉर्निंग, हम सिंपली कहते हैं आई बेथ्ड,
क्योंकि यह ऑब्वियस है कि एक्शन सब्जेक्ट ने खुद पर ही किया है, एक्स्ट्रा वर्ड की जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। यहां हम कुछ स्पेशल प्रोनाउंस से डील करेंगे, दिस, दैट और इट। ये छोटे छोटे शब्दों में बहुत कंफ्यूजन होता है, जिसे हम अब एकदम क्लियर करने वाले हैं। तो रूल 48, मान लीजिए एक सेंटेंस में दो चीजों का जिक्र है और बाद में हम उन्हें दिस और दैट से रेफर कर रहे हैं। तो इसका एक सिंपल सा रूल है, दिस हमेशा आखिरी वाली चीज को रेफर करता है और दैट हमेशा पहली वाली चीज को। इसको ऐसे याद रखिए, दिस मतलब ये यानी जो पास है, और दैट मतलब वो यानी जो दूर है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो लास्ट में लिखा है वो पास है और जो शुरू में लिखा है वो दूर है। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, अ बल्ब एंड अ फैन आर इन अ रूम। पहले बल्ब का जिक्र हुआ, फिर फैन का। अब आगे लिखा है दिस गिव्स यू लाइट एंड दैट गिव्स यू कूल ब्रीज। ये गलत है। क्यों? रूल के हिसाब से दिस लास्ट में मेंशन की गई चीज यानी फैन को रेफर करेगा और दैट पहले मेंशन की गई चीज यानी बल्ब को रेफर करेगा। तो फैन तो लाइट नहीं देता। सही सेंटेंस होगा दिस यानी फैन गिव्स यू कूल ब्रीज एंड दैट यानी बल्ब गिव्स यू लाइट। ओके, रूल नंबर 49, इट और दिस के बीच का फर्क। देखिए, इट का यूज तब होता है जब हम सेंटेंस की शुरुआत एक जनरल स्टेटमेंट से या एक डमी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, जैसे इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी। यहां इट किसी खास चीज को पॉइंट नहीं कर रहा, जबकि दिस हमेशा पीछे की तरफ इशारा करता है, किसी ऐसी चीज पर जिसका जिक्र अभी अभी हुआ हो, जैसे ही टॉप्ड द एग्जाम, दिस इज अमेजिंग न्यूज। यहां दिस उसके टॉप करने की बात को रेफर कर रहा है। इस एग्जाम्पल से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। दिस इज एक्सेप्टेड दैट सतीश हैज अ बिग फैन फॉलोइंग हिम। ये गलत है, क्योंकि यहां हम किसी पिछली बात की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। हम एक जनरल फैक्ट, एक जनरल स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ऐसे इंट्रोडक्टरी रोल के लिए हम हमेशा डमी प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस होगा इट इज एक्सेप्टेड दैट। और अब फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी रूल पर, रूल नंबर 50। लेट मी टेल यू, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है जो एसएससी एग्जाम्स के एरर स्पॉटिंग सेक्शन में बार बार पूछा जाता है, द फेमस वन रूल। रूल 50 कहता है कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउन वन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो उसके आगे पूरे सेंटेंस में जब भी उसके पोजेसिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ वंस का ही इस्तेमाल होगा। आप वन के साथ गलती से भी हिज, हर या देयर का यूज नहीं कर सकते। यहां कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। अगर सब्जेक्ट वन है तो पोजेसिव प्रोनाउन भी वंस ही होगा। ये देखिए, ये एक क्लासिक एग्जाम एरर है। वन मस्ट बी सिंसियर विद हिज स्टडीज। बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं, लेकिन रूल क्या है? सेंटेंस शुरू हुआ है वन से, तो इसका पोजेसिव प्रोनाउन हिज हो ही नहीं सकता। सही प्रोनाउन होगा वंस। द करेक्ट सेंटेंस इज वन मस्ट बी सिंसियर विद वन स्टडीज। इस रूल को अपने दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लीजिए। तो चलिए एक बार जल्दी से इन सभी 10 रूल्स को 5 की पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ये हैं आपके 5 गोल्डन टेकअवेज। पहला, और या नॉर वाले सेंटेंसेस में प्रोनाउन हमेशा अपने सबसे पास वाले नाउन से अग्री करेगा। दूसरा, अच्छी बातों के लिए 2, 3, 1 ऑर्डर ऑफ मैनर्स और गलती मानने के लिए 1, 2, 3। तीसरा, वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। चौथा, दो चीजों में दिस आखिरी वाले के लिए और दैट पहले वाले के लिए। और पांचवा, अगर सब्जेक्ट वन है तो पॉजेसिव वंस ही होगा। तो आज हमने 10 और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल सीख लिए हैं और अब हम 50 गोल्डन रूल्स तक पहुंच गए हैं। अब आखिरी सवाल आपके लिए। ग्रामर जो है वो क्लैरिटी का, साफ साफ बात कहने का एक टूल है। तो आज जो आपने सीखा, इन एरर्स को स्पॉट करने की प्रैक्टिस आप सबसे पहले कहां करेंगे? एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते हुए या फिर सीधा पिछले साल के एग्जाम पेपर को सॉल्व करते हुए? इस पर सोचिए और अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दीजिए। All the Hello everyone, welcome back